नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज पॉलिटिकल के क्वेश्चन लेके हम प्रस्तुत हुए हैं पेपर थर्ड से। तो ये पेपर क्वेश्चन है वो हम कह सकते हैं पेपर थर्ड से और पोल साइंस से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से। तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का 15 शब्द के लिए। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि लोक लेखा समिति, मतलब इतना ही पूछा जाता है, या फिर लोक लेखा समिति से आप क्या समझते हैं, तो या लोक लेखा समिति के बारे में बताइए। तो अगर आप 2 नंबर में पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं। हमने जो लिखने की कोशिश की है तो हमने कुछ इस प्रकार लिखा 22 सदस्यों या 22 सदस्यों लेके 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा वाली समिति। तो देखो इस प्रकार ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में बड़े सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो 1-2 फैक्ट लिख पाएंगे और सेंटेंस बनाने में हमारे जो मतलब स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर जो लिखना हो जाएगा। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 22 सदस्य, उसमें लिख दिए 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा वाली समिति। सरकार के आय और व्यय वो नीतियों की जांच करने वाली। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, बल्कि विपक्ष की भागीदारी वो कैग की भूमिका, मतलब विपक्ष का मेंबर इसका सदस्य अध्यक्ष होता है और कैग जो इसकी रिपोर्ट की जांच करती है। तो ये इस प्रकार जो लोक लेखा समिति के बारे में 3-4 फैक्ट लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारा जो आंसर है वो और एट्रैक्टिव हो जाए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए और 15 शब्दों में कि पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करिए। तो हमने लिखा कि राज्य अपने नागरिकों के साथ लिंग, जाति, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, मतलब भेद नहीं करता। तो मतलब नहीं का मतलब ये होगा, पूरे सेंटेंस का मीनिंग यही कि भेदभाव नहीं करता है। सबको समान दर्जा, संसाधनों के मतलब आवंटन व नीतियों के निर्माण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती। तो एक पंथ निरपेक्षता वाला हमने लिख दिया। तो इस प्रकार आप भी अपने सुझाव या कमेंट दे सकते हैं जिसमें हम इस आंसर में और सुधार कर सकें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 शब्दों, मतलब यानी कि 2 नंबर में और 15 शब्दों के लिए अध्यादेश को परिभाषित करें। तो हमने यहाँ लिख दिया कि जब सदन का सत्र न चलता हो, जरूरी व महत्वाकांक्षी विधेयकों की अनुमति के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 द्वारा पारित विधेयक की सत्रारंभ में संसदीय अनुमति जरूरी। उदाहरण 3 तलाक हमने यहाँ लिख दिया। देखो यहाँ अध्यादेश पूछा है और हमने सिर्फ यही लिखा, सिर्फ मतलब यानी कि राष्ट्रीय अध्यादेश या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो जारी करता है उस अध्यादेश की बात कर दी। यहाँ हम राज्यपाल का अध्यादेश लिख सकते थे, आर्टिकल 213 213 भी लिख सकते थे। तो वो शायद हमें उस समय याद नहीं आया, लेकिन अभी हमने याद किया, रिकॉल किया तो पता चला ये भी लिख सकते थे। तो केवल अध्यादेश लिखा है या अध्यादेश 123 लिखा है तो देखो हमें यही लिखना था, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना था। लेकिन केवल अध्यादेश लिखा है तो हम जो है वो भी इसमें मैंशन कर सकते हैं। और चूँकि ये तो पिछली बार RS 2018 में जो है हमारे एक बड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो देखिए ऐसे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं उसकी संभावना 2 नंबर में भी बनती है, 5 नंबर में भी बन जाती है। तो फिर हमें तो हर क्वेश्चन को 2, 5, 10 नंबर के हिसाब से तैयार करना चाहिए और हर जगह है जो उसको फिट कर सकते हैं। आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी 2 नंबर का, और इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है 2 मूल कर्तव्यों को लिखिए। अब 2 कर्तव्य मूल कर्तव्य 11 हैं तो हमें कम से कम 2 तो याद होने ही चाहिए, और क्योंकि वहाँ 2 की जगह 3 लिखने पड़ जाएँ, 2 या 3। तो यहाँ हमने लिखा प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान दे। तो मतलब आपको ये किसी भी प्रकार की मतलब यानी देश विरोधी नारे नहीं लगा सकते, अशांति उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब यानी कि दंगे नहीं भड़का सकते। तो ये सब आप नहीं कर सकते, बल्कि आप देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य का योगदान जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा हमने लिखा प्रत्येक माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करवाए या मुहैया कराए। तो ये जो हमने 2 कर्तव्य हैं वो लिख दिए। अब D2 वो लैंग्वेज याद रहे या न रहे जो संविधान में लिखी हुई है, लेकिन हम इसे मिलती जुलती लैंग्वेज यानी कि उसका जो मतलब क्रक्स क्या है, यानी कि उस जो पर्टिकुलर मूल कर्तव्य में सेंटेंस में क्या है, उसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो हम लिख देंगे तो भी मतलब मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि D2 तो कौन किसको याद रहता है, फिर भी देखो कुछ चीज़ें तो हमें ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। तो बताइए आप भी इसमें कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, अपन कमेंट दे सकते हैं। अगला हमने लिखा जाति, मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है 50 शब्दों के लिए। जाति तथा वर्ग के बीच तुलना कीजिए, जाति और वर्ग में क्या फ़र्क है वो बताना है। तो हमने यहाँ लिखा कि जाति नस्लीय समूह, जन्म आधारित प्रदत्त परिस्थिति व सामाजिक संगठन की बंद स्त्रीकरण, सामाजिक विखंडन की व्यवस्था है जो परिवर्तनीय नहीं है, केवल भारतीय समाज में व्याप्त है। तो देखिए ये एक
नस्लीय समूह, मतलब किसी भी जाति है तो कोई लोग होंगे तभी तो कोई जाति का निर्माण होगा, तो वो हो गया। जन्म आधारित है, यानी कि ये जन्म के साथ ही जाति का आपके एक तरीके से टैग लग जाता है, मतलब यानी कि जन्म के पता चलता है कि इस जाति में आपका जन्म हुआ है। प्रदत्त परिस्थिति है, मतलब यानी ये आपको मिली हुई स्थिति है, इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। और सामाजिक संगठन की बंद स्त्रीकरणी, मतलब सामाजिक संगठन का एक बंद स्तर है, इसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते, जाति से आप बाहर नहीं निकल सकते। और सामाजिक विखंडन की भी है, कहीं ना कहीं ये समाज को तोड़ता है, जाति व्यवस्था में समाज अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और जो परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि जाति से आप जाति बदल नहीं सकते या जाति से बाहर नहीं जा सकते, केवल भारतीय समाज में व्याप्त हैं। तो ये एक तरीके से भारतीय समाज में ही व्याप्त है। अब हमने लिखा वर्ग, वर्ग के बारे में लिखा कि जब योग्यता आधारित है, मतलब आपकी योग्यता है उस वर्ग में आप शामिल हो सकते हो, यानी कि मजदूर वर्ग हो, वकील वर्ग हो, डॉक्टर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, मजदूर वर्ग, मतलब तो उसमें आप किसमें जो शिक्षकों का वर्ग हो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो आप जो है योग्यता के आधार पर जो वर्ग में शामिल होते हो। दूसरी है अर्जित परिस्थिति, यानी कि आप मतलब पहले किसी और वर्ग में थे, किसान वर्ग में थे, आप पढ़ लिख के बड़े हो गए, मतलब आप एक जैसे छोटे थे तो व्यक्ति थे, मतलब बालक थे, फिर युवा हुए तो आपका परिवार है जो एक किसान परिवार है, तो आप किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन पढ़ लिख कर आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर ली, अब आप जो है सिविल सर्वेंट बन गए हो, तो सिविल सेवकों का जो एसोसिएशन, मतलब उस ग्रुप में शामिल हो गए हो। तो ये पढ़ लिखे वकील डॉक्टर कुछ बन गए तो उस ग्रुप में शामिल हो गए। तो ये क्या एक अर्जित परिस्थिति है, कौन सी? वर्ग। आपने अर्जित किया उस वर्ग में, यानी कि वो उपलब्धि हासिल की, इसलिए आपने उस वर्ग में या संबंधित वर्ग में शामिल हो गए आप। फिर सामाजिक संगठन की खुली द्वार की व्यवस्थाएं हैं, यानी आप एक पहले कुछ और वर्ग में थे और उसके बाद आप आगे बढ़ गए और जीवन में किसी दूसरे वर्ग में शामिल हो गए। तो ये हो गई खुली द्वार की व्यवस्था। फिर आता परिवर्तन संभव, यानी कि वर्ग में बिल्कुल परिवर्तन संभव है, आप एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता, ये समाज को एक तरह से गतिशील बनाता है, लोग और जुड़ते हैं इसमें, समाज जो डायनेमिक रूप से जो आगे गति करता है। निम्न उच्च वर्ग में बटी हुई है, मतलब ये वर्ग व्यवस्था कुछ निम्न वर्ग के होते हैं, कुछ उच्च वर्ग के होते हैं, तो वर्ग व्यवस्था भी है जो निम्न और उच्च वर्ग में बटी हुई है। और वैश्विक व्यवस्था है ये, मतलब यानी कि जाति व्यवस्था तो सिर्फ भारतीय समाज में थी, लेकिन वैश्विक व्यवस्था है ये वर्ग की, जो मतलब उच्च वर्ग निम्न वर्ग हम इस प्रकार कह सकते हैं। अब आप भी अपने जो सुझाव है वो दे सकते हैं कि इसमें और क्या हम ऐड कर सकते थे, क्योंकि हमें एक चीज़ इसमें कमी लगी कि क्यों ना हम इसको जो है ऐसे लाइनों में लिखते हुए इसमें दो भाग कर देते और यहाँ जाति और यहाँ वर्ग के बारे में लिख लेते, तो यहाँ पॉइंट लिखते तो अच्छा रहता शायद, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होती और थोड़ा अच्छा एट्रैक्टिव लगता और इम्प्रेसिव होता। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर के लिए 50 शब्दों का, कि प्रत्यक्षकरणीयता के सिद्धांत को समझाइए। तो प्रत्यक्षकरणीयता के सिद्धांत क्या है? हमने इसमें लिखा, जब न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है तो पूरे कानून संशोधन को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता है, बल्कि संबंधित कानून या संशोधन की असंवैधानिक धाराओं को गैर कानूनी घोषित किया जाता है, जिससे उपयोगी एवं महत्वाकांक्षी विधेयक कानून लंबित नहीं होते हैं तथा गैर कानूनी संशोधन पर लगाम लगती है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता के साथ साथ न्यायपालिका की प्रासंगिकता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। देखिए इसमें जैसे न्याय ये प्रतिकरणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए संविधान इस पूरे मतलब यानी कि हमने जो बातें लिखी उसका क्रक्स समरी यही है कि मान लीजिए कि संसद कोई कानून लेके आई है और न्यायालय को लगता है कि ये मतलब यानी कि 100% जो है एक विधेयक है, बिल है या जो भी एक्ट है, लेकिन ये मतलब 25% इसका क्या है वो असंवैधानिक है, कहीं कहीं गलत है, तो न्यायालय क्या कहता है कि 25% पे आप रोक लगा, मतलब न्यायालय कहता है 25% पर रोक लगा दी जाए और 75% है या 70 मतलब 75% है वो कानून रहेगा। तो ये भी हो सकता है कई बार, जैसे न्यायालय मतलब संसद जब कानून लेके आती है फिर कहती है कि इस धारा को हटा दिया जाएगा, तो न्यायालय जब उसमें प्रतिकरणीय का सिद्धांत लगाता है कि भाई ये जो कानून है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, ये इस कानून की ये धाराएं हैं वो हटा दी जाए, तो ये होता है जो गैर संवैधानिक हो, गैर कानूनी हो, उसको न्यायालय द्वारा मतलब आदेश दिया जाता है और संसद हटा देती है। तो ये एक तरीके से प्रतिकरणीयता का सिद्धांत है, जिससे कि संसद जो अपने हिसाब से कानून न लेके आए और उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है उनकी महत्वाकांक्षा या वो झलकती है या फिर अपने फायदे के लिए कानून लेके आती, तो उस पर न्यायालय एक तरीके से रोक लगा देता है और ऐसे कहते हैं प्रतिकरणीयता का सिद्धांत। अब आप भी बता सकते हैं इसको और हम कैसे मतलब यानी कि इसमें सुधार कर सकते थे, इम्प्रूवमेंट ला सकते थे, तो अपने जो इंपॉर्टेंट सुझाव हैं वो ज़रूर दीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का 50 शब्दों के लिए, कि नागरिक समाज को समझाइए। नागरिक समाज क्या होता है आपको समझाना है 50 शब्दों में, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं।
कि जब व्यक्ति या नागरिक अपने घर, परिवार, समाज से बाहर आकर देश व नागरिकों के कल्याण और हितों की बात करता है, जिसमें वो अनेक सामाजिक संगठनों, हित समूह, व्यापार, मजदूर, वकील आदि समूहों के माध्यम से जन कल्याण में अपनी भागीदारी निभाता है, तो इसे नागरिक समाज कहा जाता है। नागरिक समाज मतलब नागरिकों से ही निर्मित एक समाज होता है, एक ऐसा गुट बन जाता है कि मतलब यानी कि वो एक लोगों के कल्याण की बात करता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है, सही कानून लाया जाए, या सरकार को सुझाव देते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं कि ऐसी नीतियाँ मत लाइए, या सरकार द्वारा कुछ भी अगर लगता है कि कानून गलत कानून ले आए तो उस पर जो नागरिक समाज एक तरीके से दबाव बनाते हैं। और ये अलग अलग रूप में होते हैं, जैसे हित समूह हो गए, व्यापारी, वकील, मजदूर, डॉक्टर, इनका जो अलग अलग एसोसिएशन होते हैं, वकील होते हैं, यही एक तरीके से नागरिक समाज का निर्माण करते हैं। आगे हमने लिखा कि नागरिक समाज जनता की समस्या सरकार तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाती हैं। राजनीतिक दलों की तानाशाही को कम करने, क्षेत्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने, सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। तो ये नागरिक जो समाज होती हैं, सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, तो इस प्रकार जो है एक तरीके से उनका मतलब यानी कि एक संरचना होती है। भले असंविधान मतलब वो कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से होती हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं होती है, अनऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार पर कहीं न कहीं दबाव बनाने में, गलत नीतियों का विरोध करने में, गलत कानून या लाए गए उनको धाराओं हटाने के लिए, तो इस प्रकार से जो है विरोध या दबाव बना सकती हैं सरकारों पे। तो जिससे सरकार जन कल्याणकारी योजना को बढ़ावा देती हैं, अच्छे कानून या योजनाएं लेके आती हैं और जनता का शोषण नहीं होता है उसमें। तो ये नागरिक समाजों की एक तरीके से भूमिका रहती है शासन व्यवस्था में। अब आता है अगला हमारा एक क्वेश्चन जो 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को इस प्रकार, गठबंधन सरकार ने संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप एवं प्रावधानों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। तो गठबंधन की जो सरकारें हैं उन्होंने किस प्रकार जो एक तरीके से शासन प्रणाली है उसके स्वरूप और प्रावधानों को प्रभावित किया है, वो आपको बताना है। अब प्रभावित किया है तो देखो सकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है, नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है, आपको वो दोनों लिखने हैं। ऐसा नहीं है आप ये तो पॉजिटिव लिख दो या नेगेटिव लिख दो, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। प्लस और नेगेटिव दोनों बताते हुए अपनी राय दे सकते हैं अंत में। तो हमने यहाँ लिखा कि गठबंधन सरकारें देश की शासन व्यवस्था में अहम योगदान व जनता के सामूहिक हितों को सुनिश्चित करती हैं। तो मतलब अपना एक अहम योगदान रखती है और जनता के जो हितों की भी कहते हैं ना, वो सामूहिक हितों को सुनिश्चित करती हैं तथा आपसी मेल मिलाप के साथ सहकारी संघवाद की अवधारणा पर कार्य करती हुई देश के विकास को गति देती हैं। तो मतलब गठबंधन सरकार ऐसा ही होती तो ये हो सकता है सहकारी संघवाद है जो उसको बढ़ावा मिलता है, राज्य और केंद्र साथ मिलकर काम करते हैं, या फिर जो एक तरीके से सरकारें गठबंधन करती है वो साथ में मिलकर काम करती हैं। तो मतलब इन केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होगी, गठबंधन होगा तो काम चल जाएगा। और अगर एकल पार्टियां होगी तो शायद वो उतना मतलब यानी ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब हमने आगे लिखा कि 1978 में 1978 के बाद देश में एक दलीय राजनीति का अंत एवं गठबंधन सरकारों की स्थापना हुई। कब से हुई ये भी देखते हैं हमने 1978 के बाद, जिससे केंद्र एवं क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ी, नीति निर्माण व क्रियान्वयन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता में वृद्धि हुई। और तो हमने लिख दिया कि भाई गठबंधन की सरकार आई, कब आई 1978 के बाद। फिर क्या हुआ कि एक तरीके से जो गठबंधन सरकारों की स्थापना से केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी में बढ़ी, दोनों मतलब केंद्र दोनों स्तर पर राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, और साथ ही नीति निर्माण और क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई। जो मतलब कानून बनाए जा रहे थे उसको लागू किए जा रहे उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता आई, ट्रांसपेरेंसी आई। जवाबदेहिता में वृद्धि हुई, मतलब यानी कि जो शासन की जवाबदेहिता उसकी भी वृद्धि हुई। जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण हुआ, साथ जन भागीदारी सुनिश्चित हुआ, आवश्यक महत्वाकांक्षी कानून का निर्माण हुआ। फिर हमने आगे लिखा कि राजनीति या राजनीति में गतिशीलता से न्यायपालिका और संविधान की रक्षा के साथ साथ सरकार के अंगों के बीच संतुलन कायम हुआ। क्षेत्रीय भागीदारी से क्षेत्रीय विकास, केंद्र राज्य संबंधों में मजबूती, सहकारी संघवाद को बढ़ावा, सतत एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मतलब ये एक तरीके से हमने मतलब बढ़ाइयाँ कर दी, या जो एक तरीके से पक्ष लिख दिया किसका, सहकारी संघवाद में, मतलब एक तरीके से जो गठबंधन की सरकारों का किस प्रकार रोल हो सकता है शासन में। तो ये हमने जो यहाँ पे जिक्र कर दिया है वो इस प्रकार से पॉजिटिवनेस ला सकती है, सकारात्मकता ला सकती है। तो ये हमने सब उसके पक्ष लिख दिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब हमने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाने हैं कि भाई गठबंधन की सरकारें किस प्रकार गलत साबित हो सकती हैं। तो हमने यहाँ लिखा गठबंधन की सरकारों में क्षेत्रीयता, भेदभाव, जातिवाद को बढ़ावा, निर्णय प्रक्रिया में देरी, राजनीतिक दलों में स्वार्थपूर्ति, लोकतंत्र की हत्या, संविधान व न्यायालय की
अवहेलना, लक्षित योजनाओं का पूर्ण न होना, केंद्र और राज्य संबंधों में मतभेद, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जनता के विश्वास में कमी। तो इस प्रकार हमने बता दिया कि भाई जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उसका ये नकारात्मक पक्ष भी होता है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं कि भारत राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो हम उसमें भारत और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनका जो एक तरीके से तुलना करते पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि भैया तो इंडिया है और ये जो यूएस है, तो इनके जो प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ एक दलीय या मतलब वो कहते हैं ना अधिकात्मक है व्यवस्था, हमारा संघात्मक व्यवस्था है, तो वहाँ जो निर्णय लेता है सब राष्ट्रपति ही लेता है। तो वहाँ देखिए उसके भी पक्ष विपक्ष लिखते हैं, तो अब क्या लिखते हैं कि मतलब यानी पक्ष में लिखते हैं तो एक बंदा होगा तुरंत निर्णय लेगा, और जो है अच्छी नीतियों के बारे में तुरंत निर्णय लेगा, तो जो वहाँ देरी होगी एक तरीके से कार्य में उसमें कमी आएगी और लागत में कमी आएगी, मतलब यानी कि देरी में कमी जो कम मतलब यानी कमी नहीं होगी, जैसे जल्दी जल्दी काम होता जाएगा, एक तरीके कह सकते हैं वर्कलोड कम होगा, ये हम सब कहते हैं। लेकिन जब इसका उल्टा लिखते हैं हम, नेगेटिव इसके एस्पेक्ट लिखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक व्यक्ति है ज़्यादा अनुभवी नहीं है, वो क्विक निर्णय ले सकता है, हो सकता है वो तुरंत लेके निर्णय गलत भी साबित हो सकते हैं, अनुभव नहीं है, एक ही मतलब यानी कि खोपड़ी काम करेगी या दिमाग काम करेगा, उससे अच्छा तो है कि मतलब यहाँ जो मंत्रिमंडल निर्णय लेता है तो सोच समझ के कोई निर्णय लिया जाता है, फिर प्रधानमंत्री को सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार हम क्या फर्स्ट उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन में हमें यही लिखना है अपने ऊपर जो है एक तरीके से गठबंधन सरकारों की जो कह सकते हैं कि सकारात्मकता दिखा दी, लेकिन नकारात्मक पक्ष भी उसमें है, क्योंकि कहीं न कहीं जातिवाद फैलेगा, कहीं न कहीं जो गठबंधन की सरकारें होगी वो कहेगी कि भाई हमारे जो ज़्यादातर यही होता है कि 5 महीने तक आप सीएम या पीएम रहेंगे, सॉरी 2.5 साल के लिए, और 2.5 साल के लिए सीएम या पीएम हम रहेंगे, जो भी गठबंधन करेंगे, ज़्यादा पार्टियाँ होंगी तो उसके मंत्री बनाने पड़ेंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे तो अपना गठबंधन जो है छोड़ देंगे या त्याग देंगे। तो ये इस प्रकार की जो कहीं कहीं हैं गठबंधन की सरकारें हैं, वो तो एक तरीके से शासन में के लिए दिमाग का काम कर सकती हैं या गलत साबित हो सकती है। फिर हमने आगे इस पर लिखा अंत कि इस प्रकार गठबंधन की सरकारें संसदीय प्रणाली को गति देने में सही साबित हो सकती हैं, परंतु कुछ कारणों से इसके स्वरूप पर संकट है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलता है, परंतु जन जागरूकता, मीडिया की भूमिका आदि इस नवीन स्वरूप दे सकती है। यानी कि अगर मीडिया की भूमिका हो, जागरूकता हो, तो ये हो सकता है कि इसका जो नेगेटिव पक्ष है उस वो खत्म हो जाए और पॉजिटिव एक्सपेक्ट के रूप में काम कर सकती है। तो गठबंधन की सरकारें गलत नहीं हो सकती, सही हो सकती, क्योंकि देखो पूरा बहुमत किसी एक पार्टी को मिले ये बहुत वर्षों बाद होता है। जैसे वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और ये दूसरी बार इनको ऐसी जो एक तरीके से उपलब्धि मिली है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। पीछे हमें कई सरकारें देखी जो गठबंधन की सरकारें थी और बड़ी मुश्किल से 5 साल पूरे किए। तो प्रचंड बहुमत आना यह एक तरीके से पूर्ण बहुमत बहुत कम मिलता है, तो इस वजह से गठबंधन करना पड़ता है। लेकिन गठबंधन सरकारों को उस हिसाब से काम करना चाहिए कि यानी कि जनता या जन कल्याणकारी है या सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय है जो जनता को वो उनको मिलना चाहिए, उस पर देरी नहीं होनी चाहिए। सरकारें अपने इतने सादे अपने मंत्री पद के लिए ही केवल बहुमत देना और बहुमत त्यागना ना हो। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ गठबंधन की सरकारों का जो शासन प्रणाली पर क्या प्रभाव हो सकता है उसको लिखा 10 नंबर में। अब आप भी अपने जो सुझाव या कमेंट्स दे सकते हैं जिससे हम इस आंसर में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें और सुधार करने के लिए हम क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। हम ऐसे वीडियो और भी लेकर आएंगे, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।